टेलीविजन की इस खास पेशकश में आज हम यहाँ मौजूद हैं बिहार के बोध गया शहर में, उस स्थान पर जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे ठीक पीछे महाबोधि का मंदिर आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहां बिहार चुनावों का दूसरे चरण का मतदान होने वाला है 16 अक्टूबर को। 32 विधानसभा सीटें हैं 6 संसदीय क्षेत्रों की और लगभग 6 जिलों में ये फैली हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल यहाँ मौजूद है। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार मिश्र साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ पाठक, आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में फैकल्टी मेंबर हैं मगध यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मिर्जा गालिब कॉलेज गया। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार, दैनिक भास्कर के संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार मिश्र जी आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस इलाके में ये जो क्षेत्र है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर का, इनमें क्या इस वक्त दलीय स्थिति है और कौन दल, अगर पिछले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हम बात करें तो यहाँ प्रमुख हैं? यहाँ दलीय स्थिति अभी ये है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद और जदयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और ये सब जगह इसके कारण जो है मात खाई, बीजेपी सब जगह आगे निकली, बीजेपी का गठबंधन जो था जी। और इस बार ये दोनों आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गई है, तो थोड़ा सा समीकरण बदला है। लेकिन उस बदलने के साथ फिर वोट का जो आम वोटर हैं वो भी बदले हैं, क्योंकि ये जो अभी कॉमन एक दो मुद्दा जो बीफ का मुद्दा हो, हाँ, या फिर ये आरक्षण का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर फिर अलग तरीके से गोलबंदी हुई है वोटरों की। अभी जो स्थिति है इसी गोलबंदी पर चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, विकास के मुद्दे यहाँ अभी गौन हो गए हैं। डॉक्टर अमरनाथ पाठक, आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में जो यहाँ ये चुनाव होने जा रहा है, मतदान में अब 2 दिन का समय बाकी रह गया है, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? मुख्य मुद्दा विकास है और घूम फिरकर चुनावी मुद्दा वहीं आ रहा है, मतदाताओं को रिझाने के लिए, भ्रमित करने के लिए बीच बीच में आरक्षण का मुद्दा हो या बीफ का मुद्दा हो। ये आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इन छोटे मुद्दों पर मतदाताओं को भ्रमित नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ विकास ही मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दे पर महागठबंधन या बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है वो चुनाव लड़ रही है और मतदाताओं में भी विकास ही मुख्य मुद्दा होगा। ये आने वाले 2 दिनों में और भी स्पष्ट होने को है। ठीक, अब्दुल कादिर साहब, आप काफ़ी अरसे से यहाँ गया में हैं, आप पढ़ाने के साथ साथ पत्रकारिता भी करते रहे, लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से जुड़े रहे हैं, इस क्षेत्र की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। ये चुनाव पिछले चुनावों की तुलना में किस तरह से अलग है, मुख्तलिफ है? यहाँ पर 2 बड़ी दिलचस्प बातें देखने को आ रही हैं जी। एक तरह से हम कहें तो ये इस चुनाव में मुद्दों की घर वापसी हो रही है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको बिहार ने 10 साल पहले भुला दिया था, यानी पिछले 2 चुनाव असेंबली के 2005 में और 2010 में जो हुए वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के इश्यूज पर हुए थे। लेकिन एक बार फिर से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसको हम कास्ट का नाम भी दे सकते हैं, रीजन का नाम भी दे सकते हैं, वो उस मुद्दे की घर वापसी आ रही है। और उससे भी शायद दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए है, ये दोनों गिफ्टेड इश्यूज पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और या जिस तरह से ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है तो ये दोनों गिफ्टेड इश्यूज इनके पास हैं। गिफ्टेड इश्यूज से क्या मुराद है? गिफ्टेड इश्यूज ये है कि राइवल्स ने इनको ये मुद्दे भेंट स्वरूप तोहफे में दिए हैं। जैसे मोहन भागवत साहब का जो स्टेटमेंट आया रिजर्वेशन से, उस इशू ने, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल इशू रहा है और ख़ास करके बिहार में की जो राजनीति रही है वो मेरे ख्याल में अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर जात का मामला ज़्यादा तीव्र रहा है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी स्थिति बदली थी, लेकिन इस इशू ने और मेरे ख्याल में एक डर सा ये खौफ पैदा हो गया जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाते आए हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा है उसे किसी न किसी तरह से वापस ले जाए या उसमें कमी लाई जाए। तो ये इशू गिफ्ट किया
महागठबंधन को बीजेपी के जो पैट्रियार्क कह सकते हैं, आमतौर से यह धारणा है कि पावर हाउस आरएसएस में है और वहाँ से उनके जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने रिजर्वेशन का इशू उठाया, जिसको अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ही इम्फेटिकली, अभी एक बॉम्बे में उनका छोटा सा स्टेटमेंट आया है कि रिजर्वेशन जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने भागवत साहब का जो व्यू है उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से या दलितों और पिछड़ों के लिए जो सेटिस्फैक्टरी ढंग से उसको अभी डिनाई नहीं किया है। जी डॉक्टर राजीव कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है दूसरे चरण का 32 विधानसभा सीटों पर, लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो उसमें सभी सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी और बावजूद इसके कि ये जेडीयू का एक गढ़ था, यहाँ जीतन राम मांझी जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए, तो आपको क्या लगता है, आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है इसमें मुद्दों से ज़्यादा अहम की लड़ाई हो गई है और यही कारण है कि सभी एक दूसरे पर इतना ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप, वो चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या आरक्षण को लेकर किया जा रहा है। जी, इसमें बिहार में खास करके एनडीए ने जीतन राम मांझी को आगे करके और ये जो महादलित का वोट है उसको अलग करने का और अपने पक्ष में करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ तो असर पड़ेगा। इसको आपको लगता है कि एनडीए को इसका फायदा होगा? जी, जो पिछला चुनाव था लोकसभा का, उसमें जो ये महागठबंधन में शामिल दल थे, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, ये अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो अब ये एक जगह आए हैं, इनके एक होने से, यूनाइट होने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इस पर नहीं कुछ। जी नहीं, आपको नहीं लगता कि नहीं, हमको नहीं। अच्छा, कृष्ण कुमार मिश्र साहब, ये जो इलाका है आमतौर पे जो नक्सलवादी माओवादी संगठन हैं उनका भी गढ़ कहा जाता है और ये माना जाता है कि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, इसमें इन लोगों का काफ़ी असर है, तो क्या चुनाव पर भी इसका कोई असर आपको पड़ता हुआ दिख रहा है? चुनाव पर असर पड़ता है इसका, क्योंकि माओवादी यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि बार बार इन लोगों पर आरोप लगता रहा है। तो वो लोग चुनाव के समय वैसे तो वोट बहिष्कार की घोषणा करते हैं, हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसी खास दल के लिए मदद भी करते हैं। हाँ, तो इस पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी वो भी ये अलग हैं और वो उसमें जो दलित वोटर हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं किसी किसी दल के साथ। जैसे अभी मांझी जी, महादलित जो इस एरिया में ज़्यादा वोट है, खास करके मांझी, वो जीतन राम मांझी जी के साथ आ गया है इस इशू पर कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। उसको इन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लगातार जनता के बीच में संदेश देते रहे, हाँ, कि हमें महादलित के कारण यहाँ से हटाया गया है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अमरनाथ पाठक साहब, अगर बात करें जो वामपंथी दल हैं जो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते रहे, यानी सीपीआई, सीपीएम, उनका भी इस इलाके में एक ज़माने में कभी प्रभाव हुआ करता था और सीपीआई एमएल के भी सक्रियता देखी गई थी, वो लोग भी एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहीं कोई असर आपको दिखाई देता है? यहाँ पे उन लोगों का असर काफी पहले 80s के आसपास था जी, लेकिन जब ईश्वर चौधरी की हत्या हुई जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और राजेश कुमार की इमामगंज में हत्या हुई जो लोजपा के प्रत्याशी थे, उसके बाद मतदाताओं में इनके प्रति रुझान कम गया। पहले ये माना जाता था कि गरीबों के ये मददगार हैं, गरीबों के मददगार अभी भी हैं, लेकिन चुनावी महकमे में, चुनावी मौसम में जो इनका असर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बहिष्कार के कारण थोड़ा डर से लोग घरों से कम निकलते हैं मतदान करने के लिए, लेकिन इस बार बिहार में 238 कंपनी अर्धसैनिक बलों को केंद्र सरकार ने डेप्यूट किया है और समझते हैं कि अल्ट्रास के एरिया में उनका डेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब्दुल कादिर साहब, अगर बात करें माओवादी नक्सलवादी हिंसा की, तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने भी चुनाव का समय भी कम कर दिया है
आप बता रहे थे कि 5 बजे की बजाय 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा उन इलाकों में जहां ये क्षेत्र हैं। तो क्या अभी भी उनकी इस अपील का असर पड़ता है? जैसा मिश्रा जी कह रहे थे कि चुनाव के बहिष्कार की वो अपील करते हैं, कुछ इलाकों में क्या उसका कुछ असर दिखाई देता है? कि एक बात यह है कि अब वो इतना इफेक्टिव या कारगर नहीं है जितना पहले थे, लेकिन अभी भी उस फैक्टर को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अभी पाठक साहब बता रहे थे कि कितनी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, लेकिन जहाँ तक हमने उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसकी जो स्टडी की है, तो वो हिट एंड रन में बिलीव करते हैं। उनका एक चीज़ हिट एंड रन और दूसरा ये कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप 273 कंपनियां डिप्लॉय तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक वीक पॉइंट चाहिए। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ अगर वो एक वीक पॉइंट को भी पकड़ने में कामयाब हो गए तो अपनी स्ट्रेटजी में वो कामयाब हो माने जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देने से कि 273 कंपनियां आ गई हैं अब कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप नहीं जान रहे हैं वो कहाँ हिट करेंगे। और हिट जनरली आप देखेंगे तो वहां करते हैं जहां एक्सपेक्टेशन सबसे कम। जहां लेकिन पिछले चुनावों में अगर लोकसभा चुनावों की और उसके पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या हिंसक घटनाएं उस तरह की हुई हैं? हाँ, 2005 में तो कैंडिडेट ही मारा गया था। उसके बाद भी जो है वो लैंड माइन्स, पिछले जो 2010 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, यहाँ के असेंबली स्पीकर की जो कंस्टिट्यूंसी है वो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित है, उदयनारायण चौधरी की। उनको कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर दिया गया था। वो अपना कैंपेन नहीं कर पाए। पॉलिटिकल पार्टीज इमामगंज में इक्का दुक्का को छोड़ करके अपने ऑफिसर नहीं एस्टेब्लिश की। तो पिछले बार 2010 में खास करके इमामगंज में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया था कैंपेनिंग तक। और उसके बाद पोलिंग डे में वोटिंग भी एवरेज से कम वोटिंग हुई। लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन में फर्क लेकिन इस बार देखा गया पहले चरण में कि काफ़ी बेहतर मतदान हुआ है पिछले वर्षों के मुकाबले में। हालांकि वो 50 से 57% के बीच ही माना जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस बार कुछ मतदान में बढ़त होगी? बढ़त होगी भी तो मार्जिनल बढ़त होगी, कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। जी, राजीव कुमार साहब, आपको क्या लगता है मतदान कुछ बढ़ेगा, कम होगा? मतदाताओं में किसी तरह का भय, डर, खौफ है, या ये कि जो ये अब नक्सलवादी लोग हैं अब ये कुछ निष्प्राय हो गए हैं? मतदाताओं में किसी तरह का भय या खौफ नहीं है। वे अब पहले की से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। इसमें जिला प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के बीच में भी अलग अलग माध्यम से जानकारी दी जा रही है राइट ऑफ वोट। यही कारण है कि अब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक पहुंचने लगे हैं। पहले जो बात दिखती थी दलित या महादलित बूथ तक नहीं जाते थे, अब वो लोग भी टर्न अप होने लगे हैं। जैसा महिलाओं की भागीदारी पहले के बनिस्बत पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे लग रहा है कि हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक बहिष्कार या खौफ की बात है तो लोग विकास को लेकर ये जरूर भय दिखलाते हैं कि हम बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। और जब बहिष्कार की चर्चा होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर तत्परता से पहुँचती है और जो उन लोगों की शिकायत होती है उसको सुनकर और दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि कई बार बूथ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर कर दिया जाता है, जिससे लोग वहाँ तक पूरी संख्या में नहीं पहुँच पाते हैं जितना पहुँचना चाहिए। तो इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को या निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए कि बूथ बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो दूरी बढ़ने से भी खौफ और भय होता है, वो अब ठीक। ये जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उसका एक इंटरेस्टिंग एंगल भी है जी, कि अभी फर्स्ट फेज में ये देखा गया कि औरतें ज़्यादा तादाद में वोटिंग ये दो फैक्टर्स की तरफ कम से कम इशारा करता है। पहली बात तो ये कि अभी भी बिहार में लेबर माइग्रेशन काफ़ी हो रहा है, जिसकी वजह से मेल मेंबर्स यहाँ पर कम हैं, ज़्यादा औरतें हैं जो एक्सरसाइज कर रही हैं। तो एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ज़्यादा तादाद में अगर औरतें आ रही हैं तो वो ये कि लेबर का माइग्रेशन है। सिर्फ लेबर ही का, मैनुअल लेबर का भी नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का माइग्रेशन है, जॉब सीकर्स का माइग्रेशन है। एक और शायद उससे भी दिलचस्प ये कि नीतीश कुमार ने कुछ वीमेन स्पेसिफिक इश्यूज भी उठाए हैं।
जैसे उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बड़ी भागीदारी 50% का रिजर्वेशन दिया है, लड़कियों के लिए साइकिल की स्कीम चलाई, तो हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट उसका भी, यानी दोनों कंबाइंड इफेक्ट है, एक तो लेबर माइग्रेशन का और दूसरा ये कि जो प्रो वीमेन पॉलिसीज अपनाई गई हैं उनका, ये दोनों। और ये जो पिछले 10 साल में जिसका आपने जिक्र किया, इसकी चर्चा काफ़ी होती रही है कि बच्चियां जब जाती हैं स्कूल के लिए साइकिल पे, उनको सरकार की तरफ से न सिर्फ साइकिल दी गई है बल्कि कपड़े भी दिए गए, लिबास भी दिया गया है, तो वो एक अवेकनिंग बढ़ रही है। अवेकनिंग बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस। वैसे हम अभी तक जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि क्वालिटी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। एनरोलमेंट बढ़ गया है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन उसकी गुणवत्ता में अभी सुधार आना बाकी। ठीक, अमरनाथ पाठक साहब, हम फिर राजनीति की बात करें तो जैसा कहा गया बार बार कि इस क्षेत्र में जीतन राम मांझी यहाँ बहुत पुराने नेता हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे हैं, कई दलों में रहे हैं और अब एक नए गठबंधन में वो शामिल हैं। तो पिछले लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से चुनाव हारे थे, इस बार वो मुख्यमंत्री से हटा दिए गए, क्या इसका उनको कुछ लाभ मिल रहा है राजनीतिक रूप से कि उनको लोग इस रूप में देख रहे हो कि उनके साथ शायद चीफ मिनिस्टर से हटा करके, मुख्यमंत्री के पद से हटा करके कोई ज्यादती की गई है? एनडीए इस बार कोशिश कर रही है कि उनको महादलित नेता के रूप में बिहार में स्टैब्लिश करके, और महादलित वोट जो नीतीश कुमार ने वोट बैंक तैयार किया था लालू जी से काउंटर करने के लिए, दलित और महादलित के बीच में इन्होंने बंटवारा जो किया, तो महादलित वोट बैंक का एक बेस बन गया। और जीतन जी को नीतीश कुमार ने जब हटाया तो वहां पे इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है महादलित नेता के तौर पे, और वो प्रोजेक्शन करीब करीब हमको लगता है कि स्टैब्लिश हुआ है इस क्षेत्र में, जहां महादलितों की संख्या थोड़ी ज्यादा है और दलित चेहरा रामविलास पासवान पहले से है ही, तो ये वोट बैंक मोटा मोटी एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा का भी इसमें शामिल होना, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, दलित और महादलित वर्ग से नहीं आते, तो दलित और महादलित वर्ग में थोड़ा अवेयरनेस आया है और बीजेपी और एनडीए कोशिश कर रही है कि इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। और यहाँ पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो पिछले दिनों आपने देखा कि अल्ट्रास का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, वोट बहिष्कार करते हैं वो, तो अल्ट्रास की विश्वसनीयता थोड़ी घटी है। उसका कारण यह है कि उनके यहाँ भी कास्ट के आधार पर डिवीजन हो गया है। जैसे मांझी गुट का अल्ट्राज में एक ग्रुप है, पासवान ग्रुप का अल्ट्राज में दूसरा ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप आजकल यादवाज का भी हो गया है। तो इस कारण से इनकी विश्वसनीयता ग्रामीण क्षेत्रों में और रिमोट एरियाज में थोड़े घटे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन चीजों से मतदाता बहुत ज्यादा भ्रमित और प्रभावित न होंगे और मतदान करने के लिए, मत अपना देने के लिए वो जाएंगे। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जहां नक्सल इन्फेस्टेड एरिया नहीं है, विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन इलाकों में भी 57% मतदान हुआ। ये एक सोचने का विषय है। कृष्ण कुमार मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव, जिनका लगभग 15 साल राज रहा, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहीं, और उसके बाद पिछले 10 वर्षों से नीतीश कुमार हैं, यानी लालू हमेशा पिछले 10 वर्षों में विपक्ष में रहे हैं। अब इस महागठबंधन के जरिए से वो दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं, क्या आरजेडी इस क्षेत्र में उभर पाएगी? लालू प्रसाद यादव जी 77 आंदोलन के उपज हैं, जहां तमाम समाजवादी एक साथ जुट करके जेपी के साथ हो गए। हाँ, और वो जेपी आंदोलन जो एक स्वरूप लिया, और वो बाद में जाकर के समाजवादियों का ग्रुप नहीं रह करके वो जातिवादियों में विभक्त हो गया। इसमें ये मजबूत कास्ट से बिलोंग करते थे। हाँ, तो इनके साथ एक वोट बैंक बना रहा, और उसके बाद इन्होंने फिर MY समीकरण बनाया। हाँ, MY समीकरण के माध्यम से इनके पास एक मजबूत वोट बैंक हमेशा रहा। हाँ, वो जब हारे हैं तब भी, और जब वो सत्ता में रहे तब भी वो वोट उनके साथ रहा है। तो उस वोट के सिवाय उनके साथ आज भी वोट जुट नहीं पाया है। अब रही बात नीतीश कुमार जी 2001 के बाद वो जंगल राज कह करके तमाम जातियों में अपनी पैठ बनाए।
उन्हीं से अलग हुए थे, लालू जी के साथ ही थे पहले और उससे अलग हुए। और ये धीरे धीरे लोगों को लगा कि जी किसी नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो तमाम कास्ट के लोग इनके साथ जुड़ते गए। लेकिन अभी इधर आकर के जब ये नीतीश कुमार जब लालू जी के साथ हो गए हैं, तो फिर इनके साथ जो कास्ट, तमाम कास्ट के लोग जो वोटर थे वो फिर अलग होकर के फिर अपना अलग मंच तलाश रहे हैं। तो अभी विकल्प नहीं है उनके पास, तो वो जो विकल्प है बीजेपी उसके तरफ जाएंगे, इसलिए कोई खास फर्क हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है राजीव कुमार साहब, अब जबकि लगभग 2 चरण होने जा रहे हैं और 3 चरण और बाकी हैं, बिहार चुनावों में एक बात कही जा रही थी कि साहब एक ध्रुवीकरण होगा और एक तरफ वो अगड़ों का ध्रुवीकरण होगा, दूसरी तरफ पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और महादलितों का गठबंधन होगा। तो क्या वैसी सूरत बनती हुई आपको दिखती है? बिहार चुनाव के बाद का क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही ये लोग निर्णय करेंगे। लेकिन मैं तो अभी मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ। नहीं, बात जो चल रही है उसमें दलितों की बात तो कही जा रही है जी, लेकिन बहुमत आने के बाद फिर क्या होता है इस पर। अब्दुल कादिर साहब, मैं काफ़ी बिहार में घूमा, बहुत लोगों से बात की, बहुत कम लोग मिले जो नीतीश कुमार या उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हो। मुख्यमंत्री के तौर पे तो रेस में नंबर 1 हैं वो, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है 10 साल की सरकार के बाद में, वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास का एजेंडा चलाया था उसको कहीं वो आगे ले जाने में और पॉपुलराइज करने में कामयाब रहे कि इस महागठबंधन का जो यूएसपी है वो है लालू का स्लोगन और नीतीश का चेहरा। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है कि लालू के पास जो स्लोगन्स हैं और नीतीश कुमार ने बिहार में, आप अगर दूसरे स्टेट से तुलना करेंगे तो शायद अभी भी बिहार को बहुत पिछड़ा पाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में बिहार बदला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बदलाव का बहुत हद तक क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। तो एक नया कॉम्बिनेशन भी करें। बिहार की राजनीति की अभी जो बात हो रही थी, तो 2-3 चीज़ें और दिलचस्प हैं। एक तो है कि आज बिहार में कोई दलित नहीं है, सभी के सभी महादलित हो गए हैं। एक पासवान बचे हुए थे, मांझी जी ने उनको भी महादलित कर दिया। और बिहार में पॉलिटिकल अर्थमेटिक के साथ साथ सोशल केमिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी आप देख लें कि रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी ये दोनों एक ही अलायंस में हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का ज़्यादातर वक्त जो है वो रामविलास पासवान को बिलिटिल करने या खुद को बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता प्रोजेक्ट करने ही में जा रहा है। उनके अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें, उनके वर्शंस को देखें, तो लगेगा कि वो बिहार में नीतीश से ज़्यादा वो रामविलास से झगड़ा कर रहे हैं दलित लीडरशिप के लिए। तो सोशल केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा कि एक ही गठबंधन में रहने के बाद दोनों दलित नेता हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि इस वर्चस्व की लड़ाई। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये कि क्या ये दोनों नेता एक दूसरे को, क्योंकि एक ही गठबंधन में हैं, वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? मुझे इसमें डाउट है, और मेरे ख्याल में दोनों बातें, मुझे उनकी नीयत में भी डाउट है और उनकी कैपेसिटी में भी डाउट है कि शायद दोनों की नीयत भी नहीं हो कि वोट ट्रांसफर किया जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर चाहें भी तो इनको बहुत ही लिमिटेड सक्सेस वहाँ भी मिलेगा, इसलिए कि सोशल इक्वेशंस दे डोंट जेल टुगेदर वेरी वेल, अगर हम ये कहें। ठीक है अमरनाथ पाठक साहब, आपको लगता है कि पिछले 10 साल में बिहार कुछ बदला है? क्योंकि बिहार जाना जाता था पिछड़ेपन के लिए, सड़कें नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत ख़राब, शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब, लेकिन अब कुछ चर्चा होने लगी है कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूल काम करने लगे हैं और कहीं विकास शायद नज़र आता है। बिल्कुल, बिहार का चेहरा बदला है, विकास भी हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं बदला बिहार में। पिछले 2.5 साल से, जब से बीजेपी अलग हुई नीतीश कुमार से, तब तक नीतीश कुमार अपने सत्ता पे बने रहने के लिए भले ही कोई विकास का काम ना कर सके हों, लेकिन उसके पहले तक विकास हुआ है। बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को विकास की पटरी पर लाया था। नीतीश कुमार के खिलाफ एक बात भाजपा चाहती है कि प्रचारित करके चुनाव लड़ा जाए, और वो ये है कि लालू से इन्होंने गठबंधन कर लिया। अब देखो बिहार में जंगल राज 2 आने वाला है, मतदाताओं को ये डरा कर और चाहते हैं कि हम वोट ट्रांसफर करें, लेकिन अब पहले वाली बात दिखाई नहीं देती। ना तो मतदाता डरने वाले हैं,
ना भ्रमित होने वाले हैं, उनमें जागरूकता आई है। हाँ, अलबत्ता इस चुनाव में कुछ दिलचस्प चीजें जो देखने को मिल रही हैं, आप भी नोट कर रहे होंगे। ओवैसी जी आकर सीमांचल इलाके में बोल जाते हैं, उससे नीतीश कुमार को नुकसान होने का अंदेशा होता है। मुलायम जी आकर नीतीश कुमार पर अटैक कर जाते हैं, इससे नीतीश कुमार को नुकसान होने का अंदेशा होता है। पप्पू यादव अटैक करते हैं लालू को, इससे कहीं कहीं लगता है कि थोड़ा नुकसान नीतीश जी को हो सकता है, लेकिन टक्कर तो भाई कांटे की है। महागठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर है, और कौन बाजी अपने साथ ले जाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा। आप सहमत हैं कृष्ण कुमार जी? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी के साथ जो अगड़ी जाति का जो वोट था, हाँ, वो अगर खिसका है तो उसके बदले लालू जी के साथ जो वोट बैंक था वो जुड़ा है। ये तो हुआ है, और मुकाबला जो है वो कांटे का है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और वहाँ भी थोड़ा थोड़ा वोट, जैसे अभी पाठक जी बता रहे हैं कि वो ओवैसी साहब, पप्पू जी उधर से यूपी से आकर के मुलायम सिंह यादव एक गठबंधन बना करके अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा अहित तो कर रहे हैं जी। ये तो स्थिति है। और एनडीए की क्या स्थिति लगती है? एनडीए कहे तो कि कांटे की मुकाबला है यहाँ पर, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो डिफरेंट सर्वे आ रहा है, कभी एनडीए को ज्यादा दिखा रहा है, कभी ये महागठबंधन को ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी प्रथम चरण का वोट हुआ है, और वह द्वितीय चरण का 16 को होना है। अब देखिए वोटर टर्नअप हो रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं जिसके भी पक्ष में, वो पोल कर रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर मैं हस्तक्षेप करूंगा। जीतन जी सरप्राइज देने के लिए पॉलिटिक्स में जाने जाते हैं, कभी एक पार्टी के साथ वो बंधकर और जुट कर नहीं रहे। आज एनडीए में है, लेकिन बोधगया क्षेत्र से उन्होंने अपने दामाद को खड़ा कर दिया है, देवेंद्र मांझी को, या रिवेल करके वो खड़े हो गए हो, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मांझी वोट जो है इनसे बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार मिश्र जी, डॉक्टर अमरनाथ पाठक, अब्दुल कादिर साहब और डॉक्टर राजीव कुमार साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि बिहार में चुनाव काफ़ी कांटे का है, किस करवट ऊँट बैठेगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुद्दे कई हैं, कई नए हैं और कई पुराने हैं, और उसके बीच विकास भी कहीं ना कहीं मुद्दे के रूप में खड़ा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए बिहार चुनाव पर इस खास पेशकश के साथ बोधगया से मैं कुर्बान अली, नमस्कार।